हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित इंडियन पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करूंगा। इंडियन पॉलिटी में पीवाईक्यू के आधार पर किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक का आपको अध्ययन करना है इस बार 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। इसके साथ साथ एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अध्याय को कवर करना है, और जो विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है मेंस 365 मुख्य परीक्षा के लिए, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। तो इन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप लोग इतना टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, आप पिछले 8-10 साल का टॉपिक देखिए जो इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हीं टॉपिक से प्रश्न वहां पर आपको पूछे हुए मिलेंगे। तो पीवाईक्यू के आधार पर ये सारे टॉपिक को तैयार किया गया है और ये सारे चैप्टर जो हैं वह एम लक्ष्मीकांत बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चैप्टर आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक से कवर करिए। प्लस में विजन है इसका जो मेंस 365 मैगजीन है, उसके इन जो महत्वपूर्ण चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। इतना इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण पैकेज होगा आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको करंट से केवल अपडेट रहना है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कशन पर प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम आईएएस सेंटर के द्वारा एक पेड बैच को लॉन्च किया गया है। उस बैच का नाम दिया गया है विपाड एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जीएस प्लस एसे इन दोनों को कवर करेंगे। एक वीकली टारगेट आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा और वीकली टारगेट के आधार पर सारे टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। वीकली टारगेट हम लोग 24 सितंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीकली टारगेट देने का मेन पर्पस यही है कि जब एक छोटे छोटे टारगेट के रूप में आप सभी को टास्क दिया जाएगा तो सारे जो सिलेबस हैं वह काफ़ी आसानी से कंप्लीट होते चले जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि 24 सितंबर से वीकली टारगेट प्रारंभ हो और नवंबर के एंड तक पूरी सिलेबस एक बार कंप्लीट किया जा सके, ताकि नवंबर के बाद 2 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाएं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर करें। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जीएस का 150 से अधिक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 150 प्लस मॉडल आंसर, और ऐसे में लगभग 40-50 जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसका नोट्स आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपको दिए जाएंगे जो राइटिंग के रूप में लिखा हुआ रहेगा, जो हमने 150 मॉडल आंसर दिया तो उसी प्रकार से आपकी पूरी 3.5-4 पेज में आंसर लिखी हुई रहेगी जिस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग 8375934036 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इसके बारे में आप लोग डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जीएस पेपर 2 सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान, तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी की शुरुआत जो है जीएस पेपर 2 से ही आप लोग प्रारंभ करें। ठीक है, करेंट अफेयर डेली पढ़ने की चीज़ है, उसे आप लोग डेली पढ़ते रहें, ऐसे डेली पढ़ते रहें। बाकी जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक एक सेक्शन जो है वो आप लोग बारी बारी से उसे कंप्लीट करें। इंडियन पॉलिटी में पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में कई सारे सेक्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान उधार का थैला किस प्रकार से है। उधार का थैला हो गया, इसका मतलब दूसरे देशों से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है, आपातबंद जर्मनी से लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिए गए हैं, एक हरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। तो कई सारे भारतीय संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से लिया गया है। इसीलिए कुछ आलोचकों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा भारतीय संविधान को उधार के थैला की संज्ञा दी गई है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक है, भारतीय संविधान की आलोचना। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप लोग करंट सेक्शन में जाएंगे तो भारतीय संविधान के लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस 75 वर्ष के दौरान भारतीय संविधान की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, इस दौरान भारत के संविधान को किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसके साथ साथ किन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भारत के संविधान को देखने को मिले हैं। तो इन सभी टॉपिक को भारतीय संविधान टॉपिक के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यह हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा टॉपिक है प्रस्तावना। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना में देखेंगे तो 64वीं बीपीएससी में एक लॉन्ग सवाल पूछा गया है और 69वीं बीपीएससी में एक शॉर्ट नोट्स पूछा गया था। ठीक है, कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान के उद्देश्यों की रूपरेखा को प्रस्तुत करती है, इस टाइप का। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं,
प्रस्तावना के क्या लक्ष्य हैं, इसका क्या महत्व है, हमारे सरकार के द्वारा इसके विभिन्न प्रावधानों को किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया है, इसकी क्या आलोचना है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका डिटेल जो है कि किस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या कैसे पढ़ना है, वो जब हम लोग वीकली टारगेट डिस्कस करेंगे ग्रुप में, वीकली टारगेट जब प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें जो है वो लिखित रूप में वहाँ पर दे दिया जाएगा, ताकि उसके अनुरूप आप लोग टारगेट को कंप्लीट करें। यह हो गया प्रस्तावना। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौलिक अधिकार, देखिए एक और बात आप लोग ध्यान रखें, जब इंडियन पॉलिटी का कोई भी आंसर आपको लिखना हो तो आंसर लिखने के लिए आप लोग सबसे पहले संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को आप लोग याद कर लें, ताकि इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशंस के विभिन्न आर्टिकल का यूज करना बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग के दौरान। इससे आपके अंक में वृद्धि होंगे। अगर दूसरे को 17 नंबर मिल रहा है तो आपके 18 अंक मतलब मिल सकते हैं, 1-2 नंबर की वृद्धि हो सकती है अगर आपको आर्टिकल अच्छे से याद रहा तो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान को निभा रहे हैं, मौलिक अधिकार का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया है भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस प्रकार से विस्तार किया गया है, स्पेशली आर्टिकल 21 को लेकर। ठीक है, मौलिक अधिकार से पर किस प्रकार से प्रतिबंध को आरोपित किए गए हैं, इन सभी इसकी आलोचना, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। अगला है डीपीएसपी, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 में इसका जिक्र है। डीपीएसपी का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, डीपीएसपी में जो आप इसके अलावा देखेंगे, डीपीएसपी के वर्गीकरण के साथ साथ भारत में इसका क्रियान्वयन और बिहार में इसका क्रियान्वयन, दोनों बिहार और इंडिया दोनों में इसका क्रियान्वयन आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। मूल कर्तव्य काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके सारे मौलिक अधिकार की लिस्ट आप लोग याद कर लें। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, अगर मौलिक कर्तव्य आपको जितने दिए हुए हैं 11 जो अभी है, अगर सारे मौलिक कर्तव्य आपको याद रहते हैं तो ऐसे वगैरह में भी आप लोग इस मौलिक कर्तव्य को वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आप लोग अच्छे से याद कर लें। मौलिक अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया जाना चाहिए या नहीं, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। संविधान संशोधन और संविधान की मूल संरचना, ये दोनों 69th बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन संघीय व्यवस्था में किस प्रकार से एक अवरोध के रूप में है, और इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना, यही 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ही आप प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे और इसकी आलोचना, ऑटोमेटिक जो है पूरा संविधान संशोधन इसी में कवर हो जाता है। 3 प्रकार के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसे आपको कर लेना पड़ेगा, और इसकी क्या आलोचना है, राज्यों को क्या स्थान दिया गया है, नहीं स्थान दिया गया है, ये आलोचना में ही आ जाएगा, और यही आपको इसके अवरोध में पढ़ना होगा। ठीक है, संविधान की मूल संरचना, इसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की डिफिनीशन सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है क्या, दोनों में क्या अंतर है। संसदीय शासन व्यवस्था चूंकि भारत में अपनाया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है, भारत में इसके अपनाए जाने के क्या कारण हैं, इसके अलावा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अच्छे से वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था से इसकी क्या तुलना की जा सकती है भारत की। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसके कुछ आलोचना के बिंदु हैं तो उसे, और भारत में इसका अभी तक किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया है, इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में इतने टॉपिक को कंप्लीट करना है। और इस पे सवाल भी पूछा गया है, 67वीं बीपीएससी में इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, यह पूछा गया है। संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध, ये दोनों लगभग मिला जुला टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में देखेंगे कि शक्तियां विभाजित है, तो किस स्तर पे शक्तियां विभाजित की गई है, तो केंद्र राज्य स्तर पे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से मिला हुआ टॉपिक है। संवैधानिक प्रावधान को आप लोग देख लें, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच, प्रशासनिक संबंध, इसे आपको पढ़ लेना है। और बिहार के विशेष संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से वर्तमान समय में मतलब उसकी क्या स्थिति है, तो इसे पढ़ लेना है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान को भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला है राष्ट्रपति
ठीक है। तो राष्ट्रपति तो आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है राष्ट्रपति। मेरे ख्याल से यह 66वीं बीपीएससी में इससे संबंधित एक लॉन्ग सवाल पूछा गया है और 69वीं बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स पूछा गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध को लेकर। ठीक है। तो राष्ट्रपति टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कार्य अधिकार क्या, किस प्रकार से संविधान के द्वारा इसको क्या एक रबर स्टैंप के रूप में भूमिका दी गई है माननीय राष्ट्रपति को। इसके अलावा ब्रिटिश के जो सम्राट हैं, ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, ब्रिटिश सम्राट की भारतीय राष्ट्रपति के साथ तुलना। ठीक है। दोनों में कौन स्ट्रांग है, किनको ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है। इसे इन सभी चीज़ों का आपको कंप्लीट करना है। उपराष्ट्रपति थोड़ा कम महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा के चूंकि अभी उपराष्ट्रपति का अभी इस्तीफा हुआ था, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका। ठीक है। तो इसे आपको देख लेना है। बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी है, तो ये सारे जो नोट्स हैं वो सारे तो आप सभी को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इसे भी आपको पढ़ लेना है। संसद काफ़ी हॉलिस्टिक टॉपिक है और आपको एक दिन में यह कंप्लीट नहीं हो पाएगा। संसद आपको लगभग 2 दिन कंप्लीट करने में लग जाएंगे और उच्चतम न्यायालय भी आपको 2 दिन कंप्लीट करने में लग जाएगा। ठीक है। तो संसद जो है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच तुलनात्मक शक्तियाँ, लोकसभा राज्यसभा की तुलना में किस प्रकार से शक्तिशाली है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों किन स्थितियों में समान हैं और राज्यसभा लोकसभा से किन स्थितियों में शक्तिशाली है। ये तीनों डायमेंशन, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, इसे भी कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके अलावा संसद की गिरती हुई स्थिति। ठीक है। द्वितीय सदन की भूमिका, ये आपका पूछा गया है मेरे ख्याल से 68वीं बीपीएससी में लॉन्ग सवाल, 68वीं या 69वीं, इस पे लॉन्ग सवाल पूछा गया है। राज्यसभा की कार्यशक्तियाँ और दोहरे सदन के रूप में इसकी भूमिका। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, ये सारे आपको उच्चतम न्यायालय के ही भाग हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में आपको कार्य अधिकार को याद कर लेना है, पूरी अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट करना है। कार्य अधिकार उच्चतम न्यायालय की क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, PIL, जनहित याचिका। ठीक है। विभिन्न हालिया कुछ वैसे निर्णय जो दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि या तो आप जुडिशियल रिव्यू के आप एग्जाम्पल में उसे ऐड ऑन कर सकते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल में आप लोग उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। हाँ, एक और आपको कंप्लीट कर लेना है, आर्टिकल 143 काफ़ी चर्चा में रहा है। आर्टिकल 143 और आर्टिकल 200 काफ़ी चर्चा में रहा है और इसे हम लोग एक मॉडल आंसर के रूप में ही डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 143 को या फिर आर्टिकल 200 का हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, चूँकि परामर्शी अधिकार को लेकर ये इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ठीक है। आर्टिकल 200 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उसी से संदर्भित यह विवाद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार के मुख्य परीक्षा के लिए। अगला है राज्यपाल। राज्यपाल से तो सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं, एक फेवरेट टॉपिक है। 70वीं मुख्य परीक्षा में भी राज्यपाल से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। राज्यपाल केंद्र का एजेंट किस प्रकार से है। ठीक है। राज्यपाल की शक्तियाँ किस प्रकार के प्रदान की गई है, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है ना। एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका क्या है, राज्यपाल को बार बार अगर बदल दिया जाता है तो किस प्रकार से उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो राज्यपाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री चूँकि मुख्यमंत्री से सवाल बहुत कम बीपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की स्थिति आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का जो पद है वह तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब विपक्षी दल की सरकार हो। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जब विपक्षी दल की सरकार हो तब ये बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोल थोड़ा एक्टिव हो जाता है ना। जैसे राज्यपाल का भी देखेंगे, अभी केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार है। जब एक दल की सरकार है तो राज्यपाल उतना एक्टिव भूमिका नहीं निभाते। अगर विपक्षी दल की सरकार, जैसे आप बंगाल में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, डेली तमिलनाडु में देख लीजिए, राज्यपाल को लेकर डेली विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे विपक्षी दलों की सरकार है। तो यहाँ पे थोड़ी कम भूमिका, कम रोल देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस पे सवाल थोड़े आने की संभावना मुख्यमंत्री पे कम है, लेकिन इसकी कार्य शक्तियाँ बिहार में, मुख्यमंत्री की स्थिति, चुनाव होना है बिहार में, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना होगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, ये तो 68वीं 69वीं में ही पूछा गया और इसे 70वीं में भी पूछा गया, तो आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा।
निर्वाचन आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के लिए, चूँकि SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है विपक्षी दलों के बीच, और चुनाव सुधार एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा से रहा है भारत में। चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव सुधार जो है हमेशा से एक काफ़ी महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक रहा है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ। चुनाव आयोग से संबंधित है ना, चुनाव जो आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनकी नियुक्ति वगैरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वित्त आयोग छोटा टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग इसे पढ़ लें, चूँकि इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएंगे, अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमी वाले सेक्शन में वित्त आयोग नीति आयोग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लें। दलीय व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दल बदल अधिनियम और दबाव समूह, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो दलीय व्यवस्था आपको कंप्लीट कर लेना है। आज़ादी से लेकर अभी तक भारत में किस प्रकार से दलीय व्यवस्था काम कर रही है। भारत में जो है वह बहुदलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था की क्या प्रकृति है, किस प्रकार से काम कर रहा है आज़ादी से लेकर अभी तक। तो 1967 तक एक दलीय सरकार थी, फिर 14 के बाद से लगभग एक दलीय सरकार हो गई थी, लेकिन फिर गठबंधन की सरकार 2024 चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से नज़र रखना है। दल बदल अधिनियम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है, ये तीनों जो टॉपिक हैं, दलीय व्यवस्था, गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ये तीनों टॉपिक लगभग मिलता जुलता है और एक ही साथ इसे हॉलिस्टिक अप्रोच में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक और टॉपिक है जाति एवं राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इससे संबंधित सवाल 17वीं में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वह कास्ट फैक्टर होता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो उतने सारे चैप्टर जो हैं आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक से कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं विजन IAS की जो मैगजीन है, इसे भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बिना इसे पढ़े आपका काम नहीं चलेगा मेंस के लिए। ठीक है, विजन IAS मेंस 365 इंडियन पॉलिटी, इसका PDF जो है वो नहीं होगा तो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे पेड बैच में। ठीक है, पहला है भारतीय संविधान के 75 वर्ष एक नज़र में। अभी हमने ऊपर डिस्कस करते हुए बताया था, पहला टॉपिक ही था भारतीय संविधान। ठीक है, तो इसके 75 वर्ष की जो जर्नी रही है उसे कंप्लीट कर लेना है, हो सकता है सवाल पूछ ले। जातिगत जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरक्षण, इसे भी कर लेना है, जिसे कवर करना है उसे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। समान नागरिक संहिता, इसे करेंट अफेयर के अंतर्गत पूछा गया, 17वीं में कंप्लीट कर लेना है। शक्तियों का पृथक्करण भी पढ़ लेना है, आंतरिक आपातकाल भी पढ़ लेना है। ठीक है, आर्टिकल 356 आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मणिपुर में आर्टिकल 356 को राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया है, जिसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, राजकोषीय संघवाद, राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग, नए राज्यों की मांग, ठीक है, इसे कर लेना है। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, राज्यपाल का पद और राज्य के विधेयकों की स्वीकृति। और इसी से संबंधित अभी हमने ऊपर बताया था कि आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी अधिकार, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 200 जो राज्यपाल का अधिकार है, 200, 201, इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है, तो इससे संबंधित सवाल इस पर 100% आएंगे। संसद की कार्य उत्पादकता में गिरावट पढ़ लेना है। गठबंधन की सरकार, दल बदल विरोधी अधिनियम, चूंकि ऊपर टॉपिक में बताया था, और ये सारे अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 142 है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। भारत में चुनाव, इलेक्शंस इन इंडिया, चुनाव सुधार, फ्रीबीज, भारतीय चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, चुनाव प्रचार में AI की क्या भूमिका है, इसे कंप्लीट कर लेना है। और एक और टॉपिक है नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेना है, चूँकि 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था और 2025 में अभी हम लोग आ चुके हैं, तो यह 10 वर्ष का जो जर्नी रहा नीति आयोग का, उसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। किस प्रकार से एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग अपनी भूमिका को निभा रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में नीति आयोग देश के विकास को एक नवीन आयाम प्रदान कर रहा है, तो इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लस में वक्फ अधिनियम 2025, हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले, इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वक्फ अधिनियम, इसे 17वीं मेंस के रूप में हमने यूट्यूब चैनल पे मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस किया था, वो भी इसके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। तो इस प्रकार से एम लक्ष्मीकांत की बुक
विजनाइज मेंस 365 मैगजीन के महत्वपूर्ण चैप्टर्स और जो हमने यहाँ पर आपको टॉपिक बताया है, इन सभी को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना जो है इंडियन पॉलिटी इसके अलावा आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको पेड बैच में आप सभी को कंटेंट नोट से सभी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे पेड बैच से जरूर जुड़ें और वो एक तरह का एक प्लेटफॉर्मा के रूप में उसे हम लोग डेवलप करेंगे कि हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, वीकली टारगेट वहाँ पे दिया जाएगा, डाटा अपडेशन वहाँ पे कराया जाएगा, किस प्रकार से आंसर में आप लोग डेटा का यूज कर सकते हैं, महत्वपूर्ण डाटा कलेक्शन विभिन्न गवर्नमेंट वेबसाइट से कलेक्ट करके उसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इससे का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग बेझिझक हमसे संपर्क करके उस आप लोग ग्रुप में आप लोग जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से प्रारंभ करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर से आप लोग जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।